हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभिषेक साई स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों हमने हिंदी भाषा के सिलेबस की पे चर्चा किया था और हमने हिंदी भाषा के सिलेबस को 5 भागों में बांटा था, जिसमें हमने बताया था कि पहला भाग जो हम बांटे थे वो भाषा का था, जिसमें हम भाषा और उपभाषा, बोली और लिपि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली क्लास पिछले दिनों हमने कर लिया है, जिसमें हमने बोली और भाषा और लिपि के बारे में अध्ययन कर लिया है और हमने ये भी देखा कि हमारे एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आता है। दोस्तों, ये क्लास दूसरी है, ये क्लास दूसरी है जो हिंदी भाषा की है। किस सब्जेक्ट की है? हिंदी भाषा की है। दोस्तों, हमने बात किया था कि जो हमने हिंदी के सिलेबस को 5 भागों में तोड़ा था, जिसमें हमने पहला भाग तोड़ा था भाषा, वो हमने कल कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग दूसरी भाग की बात करेंगे, जिसका नाम है व्याकरण व्याकरण संरचना। व्याकरण संरचना, जिसमें दोस्तों हमने व्याकरण संरचना को भी 3 भागों में तोड़ रखा था, जिसमें आपका था ध्वनि संरचना, ध्वनि संरचना, दूसरा था शब्द संरचना और तीसरा था हमारा वाक्य संरचना। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ध्वनि संरचना पे कि ध्वनि की संरचना कैसी है और हमारे एग्जाम में ध्वनि की संरचना से कहाँ से प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, हम लोग आज इस पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, ध्वनि संरचना की बात करें तो ध्वनि संरचना हमारी कहाँ शुरू होती है? वह शुरू होती है वर्ड से या ध्वनि से। कहाँ से? वर्ड या ध्वनि से। दोस्तों, आपको पता है कि ध्वनि जो होती है वो मौखिक रूप से, जो शुरुआत जो सबसे छोटी इकाई होती है मौखिक रूप की, वो होती है ध्वनि। जब हम मौखिक रूप की बात करते हैं तो ये जो उसकी सबसे छोटी इकाई है वो होती है ध्वनि। लेकिन जब हम लिखित रूप की बात करते हैं तो लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वर्ड पे। जो ध्वनि संरचना के अंतर्गत आता है। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्ड पे। वर्ड के कितने भेद होते हैं, ठीक है। स्वर व्यंजन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर वर्ड की बात करें तो वर्ड जो होती है वह सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ड की बात करें तो वर्ड जो होती है क्या होती है? वह सबसे छोटी इकाई होती है। किस चीज़ की? तो वर्ड होती है, इसी को हम लोग वर्ड को ही क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। जैसे हम लोग अक्षर को क्या कह देते हैं? अ और क्षर। अ मिस होता है नहीं, अक्षर मिस होता है जो नष्ट न किया जा सके। नष्ट, नाशवान मतलब कि नष्ट किया जा सके, किया जा सके। तो अक्षर का क्या अर्थ बन जाता है? अ मिस होता है नहीं, नष्ट किया जा सके, मतलब जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है या जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अक्षर या वर्ड। तो वर्ड की बात करें तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वर्ड। इसकी परिभाषा बन जाएगी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके
जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इससे क्या समझ में आया? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। और वर्ड को ही हम लोग दूसरे शब्दों में अक्षर कहते हैं। अक्षर यानी मतलब अ और छ से बना है, जिसका अर्थ होता है अमिश, नहीं क्षरमिश होता है नष्ट किया जा सके, मतलब कि नाशवान। ठीक है, तो जिसका नाश नहीं किया जा सकता है उसी को हम लोग कहते हैं अक्षर या वर्ड। दोस्तों ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं वर्ड कहलाते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि वर्ड की बात करें तो जैसे अ के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अ को और छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं वर्ड। जैसे हम लोग बात करते हैं आ को और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं, ई, बड़ी ई। ठीक है, फिर बात करें तो क, ख, ग आदि। इसी तरह हमारे क्या मिलके बन जाते हैं? ये वर्ड या अक्षर बन जाते हैं। दोस्तों अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझने की बात करें तो जैसे हम लोग कह सकते हैं कि राम घर जाता है। जैसे बात करें राम घर जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये पूरा एक वाक्य है। वाक्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो बन जाता है हमारा शब्द। राम अलग हो गया, घर अलग हो गया, जाता अलग हो गया, है अलग हो गया। फिर इन शब्दों को हम तोड़ देते हैं और छोटे टुकड़ों में, तो र अलग हो गया और म अलग हो गया। फिर इसको हम लोग तोड़ देते हैं, र प्लस अ प्लस म बन जाता है हमारा राम। तो यही दोस्तों ये क्या है? वर्ड है। ये क्या है? वर्ड है। और ये क्या है? वर्ड है। वर्ड से क्या बन जाता है? हमारा शब्द बन जाता है। शब्द से हमारा क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। तो दोस्तों बात करें तो वर्ड की अगर बात करते हैं तो वर्ड क्या होता है? तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वही हमारी कहलाती है वर्ड। दोस्तों अगर हम बात करें, अब इसके आगे बढ़े, तो वर्ड को कितने भागों में तोड़ा गया है या कितने भाग होते हैं, तो आगे हम लोग उसको देखते हैं कि वर्ड के कितने भाग होते हैं। अभी मुझे पता है कुछ दोस्तों के मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे, उन सवालों को मुझे पता है कि वो कहाँ उठ रहे होंगे, तो उसमें परेशान ना हो, मैं उस प्रश्नों का भी जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों अगर वर्ड की बात करते हैं तो वर्ड के बारे में हमने पढ़ लिया है, और अब हम बात करेंगे वर्ड के भेद के या वर्ड के प्रकार के। तो वर्ड के प्रकार की बात करें, वर्ड के प्रकार की बात करें तो वर्ड जो है दो प्रकार में बांट दिया जाता है। एक होता है स्वर, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। दोस्तों स्वर और व्यंजन की बात करें, ठीक है, तो बात करते हैं स्वर की, तो स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, इस पे बात करें तो स्वर वे वर्ड होते हैं जो बिना किसी या अन्य की बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। वे वर्ड जो बिना किसी वर्णों की सहायता से, जो बिना किसी वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। ठीक है, वे वर्ड जो बिना किसी वर्णों की सहायता से बोले जाए, ठीक है, वो स्वर कहलाते हैं।
जैसे हम लोग स्वर की बात करें, जैसे हम लोग स्वर की बात करते हैं तो वो आ जाता है अ, आ, फिर आ जाता है ई, बड़ी ई, फिर ऊ, बड़ा ऊ, फिर री, फिर ए। तो ये सब क्या है, हमारे स्वर के रूप में आते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग स्वर के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, स्वर क्या होता है? वे वर्ड जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाएं, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ा ए आदि, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन क्या होता है? वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, या वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। व्यंजन की बात करें तो वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कहा जाए तो क, जैसे क जो है आप बोलेंगे तो क जो है क और अ की सहायता से बोला जाता है, जो बन जाता है क। अगर आपसे कहा जाए क बोलिए और जिसमें स्वर नहीं आना चाहिए, तो आप बोल भी नहीं पाएंगे कि क कैसे बोलेंगे, क्योंकि जब ऐसे बोलेंगे क, तो देखिए लास्ट में अ साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क जो होता है अ की सहायता से, मतलब कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वही हमारे कहलाते हैं व्यंजन। दोस्तों, वर्ड को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? वे वर्ड जो बिना किसी वर्णों के सहायता से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, ऊ, ठीक है। जैसे अ बोलेंगे तो सिर्फ अ का ही साउंड आएगा, तो क्या होता है ये सब क्या है? हमारा स्वर है। ई, ये सब क्या है? हमारा स्वर है। वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे हमारे कहलाते हैं व्यंजन। जैसे क जो है क प्लस अ मिलके बनेगा क, ठीक है। जैसे आप क बोलेंगे तो क के साथ लास्ट में अ साउंड आएगा, ख बोलेंगे ख तो लास्ट में अ साउंड आएगा। तो ये जो है व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए ये व्यंजन होते हैं। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा कि सर जी, आप तो बोले थे वर्ड जो होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, जिसको और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, स्वर के वर्ड कहलाते हैं। तो ये आप क को तोड़ दिए हैं, अ हो गया है, तो ये हमारा अ हो गया है। ये बताइए कि ये क हमारा वर्ड कैसे हुआ? मुझे पता है आपके पास दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आए होंगे कि सर, आप तो वर्ड के बारे में यही डिफिनेशन दिए हैं कि जिसके खंड न किए जा सके, जिसके खंड न किए जा सके, ठीक है। तो जिसके खंड न किया जा सके या जिसके टुकड़े न किया जा सके, वर्ड कहलाते हैं। और जब हम वर्ड को तोड़ते हैं स्वर और व्यंजन में, तो आप बता रहे हैं सर कि क, और जब क को हम तोड़ते हैं तो क और अ में टूट जाता है, जिसको हम लोग व्यंजन वर्ड की शैली में नहीं रख सकते। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि व्यंजन को वर्ड की श्रेणी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि क को बिना अ की सहायता से बोला नहीं जा सकता है, इसलिए क को हम लोग वर्ड की शैली में रखे हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि व्यंजन को बोलिए लेकिन हमारा स्वर नहीं आना चाहिए, तो आप क को बोल नहीं पाएंगे, मौखिक रूप में उसको प्रेजेंट या दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए क को या व्यंजन को हम लोग वर्ड की शैली में रखते हैं। समझ में आ गया? अगर अभी भी कोई डाउट होगा दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके लिखिएगा कि सर, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो मैं उस पर आपको जरूर एक वीडियो बना के डाउट सेशन रखूँगा, जिसके बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको कंटेंट दे दिया जाएगा, यहाँ पे आपको कंटेंट दे दिया जाएगा, नियम कहाँ से बनते हैं, कैसे आते हैं, ये आपको बता दिए जाएंगे। साथ ही साथ किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं, और संडे को आपको जितने टॉपिक पढ़ा दिए गए रहेंगे, उन सभी टॉपिक से आपको प्रैक्टिस सेट होगा,
50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन अगर टॉपिक से बनेगा सारे क्वेश्चन आपको बना के दिए जाएंगे और संडे को सॉल्व कराया जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका ये संडे को चलेगा, ये प्रैक्टिस सेट आपका संडे को चलेगा, हर संडे को ये होगा और जितना क्वेश्चन, जितना टॉपिक पढ़ा दिया गया रहेगा जितने भी सब्जेक्ट का, उसका सारे का पेपर या प्रैक्टिस सेट कहा जाए तो संडे को चलेगा। दोस्तों ये हम वर्ड की बात कर रहे थे। वर्ड को स्वर और व्यंजन में बांट देते हैं। स्वर वे वर्ड होते हैं जो बिना किसी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या बिना किसी वर्डों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई इत्यादि। व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क, ख, ग, ये सब क्या है, हमारे व्यंजन है। दोस्तों अब हम लोग स्वरों की बात करेंगे क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, स्वर से बनता है। और मैं आपको बताऊंगा कि स्वरों में कहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि मैं आपको हर टॉपिक बताऊंगा कि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन कहाँ से बनता है। और ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही भी बता चुका हूं कि इस टॉपिक से 3 से 4 लगभग 5 क्वेश्चन के भी क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए और देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से इसका बना हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन बनता है हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं। अगर स्वर की बात करें तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। अगर बात करें कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या, तो दोस्तों इसको स्टार बना के लिखिएगा। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। कितने हैं, 11 है। कोई पूछे कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 11। कौन कौन से वो होती है, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, इसको आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। दोस्तों क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 11। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। अगर बात करें कि उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी है, अगर बात करें कि उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, तो दोस्तों बात करें उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या की तो 10 है। कितनी है, 10। वो कौन कौन से हैं तो बात करते हैं, तो वो है अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। दोस्तों हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 होती है। ये आप इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है और यहीं से आपका क्वेश्चन बनता भी है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है तो 11। दोस्तों अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारी स्वरों की संख्या 11 होती है। और हम ये थोड़ा सा इसको भी छोड़ेंगे नहीं कि जब हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या पूछा हुआ है तो आया हुआ है तो हम लोग इसकी बात करेंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है, जिसमें हम लोग री को निकाल देते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब बात करते हैं दोस्तों
कि लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन बन सकता है कि लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 13 है। कितनी है? 13 है। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 13 है। वो है आपका अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अ। कितने होते हैं? लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है। अ, आ, ई, ऊ, री, ऐ, ओ, औ और अंग अ। दोस्तों, ये था स्वरों का कि स्वर कितने होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं आपके क्वेश्चन इन्हीं में से बन सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। अगर दोस्तों पूछ दे कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है 11। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछ दे, कुल स्वरों की संख्या तो 13 होती है। कितनी होती है? 13। लेकिन हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या पूछेगा तो 11 बात करेंगे। ठीक है, यहां से हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या, और यहाँ पे जब कुल आ जाएगा, कुल शब्द आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। तो स्वरों की संख्या से आपका क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसको आज पढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे स्वरों के वर्गीकरण की। अब हम बात करेंगे स्वरों के वर्गीकरण की। तो स्वरों की वर्गीकरण की बात करते हैं कि स्वर को किस किस आधार पे बांटा गया है। तो दोस्तों, मैं पहले आपको बता देता हूं कि स्वर को किस किस आधार पे बांटा गया है। तो पहले उसके भागों को बांटेंगे, फिर हम लोग एक एक करके उन भागों को भी समझने का प्रयास करेंगे। अगर इसमें से कोई डाउट होगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा कि क्या आपको समझ में नहीं आया है। अब हम लोग बात करते हैं स्वर का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण। तो स्वर को हम लोग कई आधार पर बांट सकते हैं। तो सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है स्वर को तो मात्रा और उच्चारण के आधार पे। पहला आपका बनता है मात्रा और उच्चारण के आधार पर। ठीक है, और क्वेश्चन भी आपका यहीं से बनता है कि मात्रा और उच्चारण के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। और अभी इसके बारे में जब पढ़ेंगे एक एक पॉइंट वाइज, तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है। फिर बात करते हैं कि दोस्तों कि स्वरों के वर्गीकरण की। तो बात आता है कि मात्रा और उसके बाद बात करते हैं तो आता है आपका रचना और उत्पत्ति के आधार पर। यहां से क्वेश्चन भी बनता है रचना और उत्पत्ति के आधार पर। पहला है मात्रा और उच्चारण के आधार पे, और दूसरा है रचना और उत्पत्ति के आधार पे। दोस्तों, फिर हम लोग बात करते हैं तीसरा जो है आपका मुख आकृति के आधार पे। तीसरा जो है मुख आकृति के आधार पे। मुखाकृति के आधार पर। ये आपका कौन सा है? ये तीसरा है।
फिर दोस्तों चौथा आ जाता है आपका जीभ के आधार पे। चौथा आपका आ जाता है तो जीभ के आधार पे, जीभ के आधार पर, यह है आपका चौथा। फिर अगर पांचवें की बात करें तो पांचवा जो है आपका वो आता है कि मुख विवर के आधार पे, मुख विवर के आधार, मुख विवर के आधार पे। और आपका लास्ट आ जाता है छठवा घोषत्व के आधार पे, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर दोस्तों स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो इन्हीं 6 आधार पर किया गया है। पहला है मात्रा और उच्चारण के आधार पे, दूसरा है रचना और उत्पत्ति के आधार पे। तो आपके क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से अधिकतर बने हुए हैं, तो इसलिए हम लोग ये चारों को रेखाओं को देखेंगे कि कहाँ कहाँ से स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। मुख आकृति के आधार पे, फिर जीभ के आधार पे, मुख विवर के आधार पे और घोषत्व के आधार पे। दोस्तों हम लोग अब एक एक करके पढ़ेंगे कि मात्रा और उच्चारण के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसको मिटा के आगे चलते हैं, पढ़ते हैं कि मात्रा और उच्चारण के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो इसको हम आशा करते हैं उतार लिए होंगे। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, और हम लोग बात करेंगे मात्रा के या उच्चारण के आधार पर। दोस्तों हेडिंग डालिए मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण। मात्रा या उच्चारण के आधार पे हम बात करें तो स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, पहला, दूसरा और यह तीसरा। पहला है आपका ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। दोस्तों अगर हम बात करें तो हिंदी में मात्रा और उच्चारण के आधार पे स्वर को 2 भागों में ही बांटा गया है, लेकिन एक संस्कृत भाषा में ही आ जाता है आपका प्लुत स्वर। क्या आता है? प्लुत स्वर। लेकिन हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत है, तो कभी कभी ये हिंदी में भी पूछ देता है कि प्लुत स्वर कौन सा है। तो मात्रा और उच्चारण के आधार पर बात करें तो स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसको हम लोग मात्रा के आधार पर बात करें तो इसको कहते हैं एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। इसको बात करें तो द्विमात्रिक, द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। इसकी बात करें तो त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। दोस्तों आप बात करेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है। तो ह्रस्व स्वर की बात करते हैं जिसमें जिसके उच्चारण के आधार पर बात करें, जिन जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कि ह्रस्व स्वर। जिन जिन वर्णों
के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसको हम लोग कहते हैं एक मात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर देखें तो उच्चारण करने में कितना समय लगा, एक मात्रा का समय लग रहा है, तो एक मात्रिक स्वर कहते हैं। या किसकी बात की गई है, एक मात्रा की बात की गई है, तो एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये मात्रा के आधार पे है और ये उच्चारण के आधार पे है। तो कह सकते हैं कि मात्रा और उच्चारण के आधार पे स्वर का वर्गीकरण जो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में किया गया है। और ह्रस्व स्वर क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक मात्रिक स्वर भी। तो ह्रस्व स्वर होता है जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसको हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे बात करें तो अ, ठीक, अ में क्या होगा, एक उच्चारण का समय लगता है। ई, उ, ठीक है, अ, ई और उ। और इसकी बात करें तो यहाँ पे फिर आ जाता है री। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं मूल स्वर भी। आगे इसको हम लोग बात करेंगे कि मूल स्वर कहाँ से आया है, तो ये भी अभी आगे इसमें पढ़ना है। तो ह्रस्व स्वर की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसको हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ई, उ और री, इसके उच्चारण में मात्र एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसको हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। तो लिख लेते हैं इसको, जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसको हम लोग कहते हैं द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर। जैसे इसमें बात करें तो क्या हो जाएगा, आ क्या है, दो मात्रा का स्वर लगेगा। जैसे अ और अ मिलके बना देते हैं ये आ। तो इसमें एक बार अ बोलोगे एक बार अ बोलोगे तो बन जाएगा ये आ। फिर हम लोग बात करते हैं ई। ठीक है, ई और ई मिलके बना देता है ई। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, इसी में आ जाता है आपका उ। तो उ और उ मिलके बना देंगे आपके उ। ठीक है, इसी में आ जाता है आपका ए, ऐ, ओ और औ। अभी हम लोग देखेंगे कि ए और ऐ, ओ और औ दो मात्रिक स्वर कैसे हैं, उसके बारे में भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग को सिर्फ हम लोग अभी स्वर का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग वर्णों के बारे में भी पढ़ेंगे अच्छे से कि ये कैसे बटे हुए हैं, ए कैसे बना है, इसका उच्चारण स्थान कैसा है। तो उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि दो मात्रिक स्वर कौन कौन से हैं। दोस्तों, तो ये था आपका दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है वो कहलाता है आपका दीर्घ स्वर। जैसे आ, बड़ी, उ, ऐ, ओ और औ। प्लुत स्वर है, ये संस्कृत का है बट कभी कभी हिंदी में भी पूछ देता है। तो इसी तरह जैसे ये बताएं, ये भी इसी तरह हो जाएगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में तीन मात्रा का या तीन मात्रा का समय लगता है उसको हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर। इसकी बात करें दोस्तों, जैसे ओम। ठीक है, ओम में क्या है, आपका तीन मात्रा का समय लगता है। जैसे ओम, ठीक है, ओ को आप थोड़ा सा देर तक बोलेंगे ओम। ठीक है, और ये जो आपका तीन है ये हिंदी भाषा में तीन के जैसे लिखा जाता है। जैसे हिंदी भाषा में ऐसे तीन लिखते हैं ना, एक, दो, तीन। ठीक है,
ये हिंदी भाषा में 3 लिखा हुआ है। उसी तरह ये आपका ओम है जो प्लुत स्वर है, 3 त्रिमात्रिक स्वर है, जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसको हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर। दोस्तों ये पहला था आपका उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो आप बिल्कुल पूछिए और मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, फिर देखते हैं कि कहाँ से आता है। तो मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तीन आधार पर किया जाता है। वो होता है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। फिर बात करते हैं हम लोग रचना और उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। रचना और उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। रचना, हेडिंग डालिए कि रचना और उत्पत्ति के आधार पर। दोस्तों अपने से नोट्स बनाने का एक फायदा ये होता है कि आधी चीजें आपको लिखते टाइम ही क्या होती है, याद हो जाती है। हेडिंग डालिए रचना और उत्पत्ति के आधार पर। रचना और उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों रचना और उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो 2 प्रकार का होता है, मूल स्वर और संधि स्वर। रचना और उत्पत्ति के आधार पर बात करें हम लोग तो होता है आपका पहला मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। ठीक है, मूल स्वर क्या होता है, जिन वर्णों की उत्पत्ति किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता से नहीं होती है उसको हम लोग कहते हैं मूल स्वर। जिन वर्णों की उत्पत्ति किसी अन्य वर्णों की सहायता से, किसी अन्य वर्णों की सहायता से, अन्य वर्णों की सहायता से नहीं होती है, हम लोग कहते हैं उसको मूल स्वर। दोस्तों मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है जानते हैं, मूल स्वरों की संख्या होती है 4। क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो ये आप इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख लीजिएगा कि मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। जैसे मूल स्वर में आपका आ जाएगा अ, ई, उ और री। ठीक है, यह है आपका मूल स्वर। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मूल स्वरों की संख्या होती है 4। क्वेश्चन आपका पूछ देता है कि मूल स्वर इनमें से कौन सा मूल स्वर नहीं है, इनमें से कौन सा मूल स्वर है, और आपको ये ई वाला, री वाला जो है ऑप्शन, ये आपको जरूर देगा, बाकी आपका मूल स्वर जो आपके नहीं रहेंगे। आप क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और आप री को क्या नाम है कि संधि स्वर में मार के चले जाते हैं, जबकि री जो है आपका मूल स्वरों में ही आता है। दोस्तों तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 4। जिन वर्णों की उत्पत्ति किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं होती है उसको हम लोग कहते हैं मूल स्वर, जैसे अ, ई, उ और री। पिछले यूपी टेट में क्वेश्चन ये बना हुआ है, आप देख लीजिएगा कि मूल स्वर इनमें से कौन सा नहीं है। दोस्तों संडे को जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं और अन्य एग्जाम में भी वर्णों से क्वेश्चन चाहे जो पढ़ा दिए रहेंगे टॉपिक, उनमें से आपको चर्चा की जाएगी कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। तो दोस्तों आज हम लोग मतलब कि बाकी 6 दिन जो है हम लोग कंटेंट पे बात करेंगे, संडे को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो हम लोग पूरा हम लोग पढ़े रहेंगे 6 दिन में। संधि स्वर की बात करें तो संधि स्वर होती है जिनकी उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है, उसे हम लोग कहते हैं संधि स्वर। जिन वर्णों की उत्पत्ति, जिन वर्णों की उत्पत्ति
मूल स्वरों की सहायता से होती है, ठीक है। जिन वर्णों की उत्पत्ति मूल स्वरों की सहायता से होती है क्या कहलाती है? संधि स्वर कहलाती है, ठीक है। अब हम लोग संधि स्वर को भी दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है। एक होता है दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर, या एक होता है संयुक्त स्वर। एक होता है दीर्घ संधि स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। दीर्घ संधि की बात करें दोस्तों, तो दीर्घ संधि में जो होता है जिसमें दो मूल स्वरों की सहायता से होता है, जिन वर्णों की उत्पत्ति दो मूल स्वरों की सहायता से होता है, उसको हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे अ और अ मिलके क्या बना देता है? आ। ये क्या बन गया हमारा? दीर्घ स्वर। ई और ई मिलके क्या बना देगा? बड़ी ई। क्या बन गया ये हमारा? दीर्घ स्वर। उ और उ मिलके बना दिया हमारा बड़ा उ। ये हमारा क्या हो गया? दीर्घ स्वर, ठीक है। तो इनकी संख्या होती है 3। और संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर की बात करते हैं तो इनका जो होता है दो अलग अलग मूल स्वरों की सहायता से होता है, जिन वर्णों की उत्पत्ति दो अलग अलग वर्ण मतलब मूल स्वरों की सहायता से होता है। दो अलग अलग मूल स्वरों की सहायता से होती है। जैसे अ और ई मिलके बनाते हैं ए। अ और ई मिलके बना देता है क्या? ए, ठीक है। इसी तरह और ए मिलके बना देता है ए, ठीक। इसके बाद अ और उ मिलके बना देता है ओ, और अ और ओ मिलके बना देता है औ, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 4। इसकी संख्या होती है 4 और इसकी संख्या होती है 3, ठीक है। तो 4 3 7 और 4 11, ठीक है। तो रचना और उत्पत्ति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वह है मूल स्वर और संधि स्वर में। मूल स्वर वो होते हैं जिन वर्णों की उत्पत्ति किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं होती है, जैसे अ, ई, उ और री। इसकी उत्पत्ति किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं की गई है। अ का निर्माण सिर्फ अ से ही हुआ है, ई का निर्माण सिर्फ ई से ही हुआ है, उ का निर्माण सिर्फ उ से हुआ है और री का निर्माण सिर्फ री से हुआ है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मूल स्वर। संधि स्वर की बात करें तो जिन वर्णों की उत्पत्ति मूल स्वरों की सहायता से होती है, मूल स्वरों की सहायता से होती है, तो उनको हम लोग कहते हैं संधि स्वर। संधि स्वर को भी दो भागों में बांट देते हैं। दीर्घ संधि स्वर यानी जो एक ही प्रकार के मूल स्वरों की सहायता से बनते हैं, उसको हम लोग कहते हैं दीर्घ संधि स्वर। या बात करें संयुक्त स्वर संधि स्वर की, तो जो दो अन्य अलग अलग मूल स्वरों की उत्पत्ति वर्णों की सहायता से होती है, उसको हम लोग कहते हैं संयुक्त स्वर। जैसे दीर्घ संधि स्वर में बात करें तो अ और अ मिल के बना देता है आ, और ई मिल के बना देता है ई, और उ मिल के बना देता है उ। इनकी संख्या होती है 3 और इनकी संख्या होती है 4। अ और ई मिल के बनाता है ए, अ और ए मिल के बनाते हैं ऐ, और उ मिल के बनाता है ओ, और अ और उ मिल के बनाता है औ। इसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त स्वर। दोस्तों अब हम बात करते हैं मुखाकृति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। ये दो हो गया आपका, ठीक है। तीसरा बात करते हैं हम लोग मुखाकृति के आधार पर। तो हेडिंग डालिए मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबी होती जाएगी क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और हमें हर चीज़ पढ़ना है, कोई भी चीज़ हमें छोड़ना नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे। तीसरा है मुखाकृति के
आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तीसरा आपका मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख्य की आकृति मतलब मुखाकृति, मुख्य की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण की बात करें तो मुख्य की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 आधार पे किया जाता है। पहला होता है, पहला स्वर की बात करें तो वर्तुल, जिसको हम लोग कहते हैं वर्तुल स्वर। दूसरा होता है अर्धवर्तुल स्वर, ठीक है, दूसरा होता है अर्धवर्तुल स्वर। अर्धवर्तुल स्वर दोस्तों, जहां पे मैं इंपॉर्टेंट लिखवा दूंगा वहां पे आप बिल्कुल समझिएगा कि क्वेश्चन वहां से आया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं वहां पे इंपॉर्टेंट लिखवाया जिस पे ध्यान ज़्यादा देना है। और क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बार बार क्वेश्चन आपके क्या नाम है कि एग्जाम में आए हुए हैं, उसके एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी याद रखिएगा कि क्वेश्चन की प्रकृति, पेपर की प्रकृति जानना बहुत जरूरी होता है। जो व्यक्ति पेपर सॉल्व नहीं किया रहता है, क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व किया रहता है, और जो व्यक्ति आसान सवाल को गलत करके आता है, उन्हीं व्यक्ति का क्या होता है, सिलेक्शन रुकता है। इसलिए हम लोग ना आसान को छोड़ेंगे और ना ही पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको छोड़ेंगे। इसलिए हम लोग बात करते हैं वर्तुल स्वर का और अर्धवर्तुल स्वर का। और तीसरा होता है प्रसिप्त स्वर। प्रसिप्त स्वर क्या होता है? तीसरा प्रसिप्त स्वर। तो प्रसिप्त स्वर क्या होता है? ठीक है, तो वर्तुल स्वर की बात करते हैं, ठीक है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जो मुख की आकृति क्या होती है, वर्तुल मतलब कि गोल हो जाती है, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख की आकृति क्या हो जाती है, गोल हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं वर्तुल स्वर, ठीक है। मुख की आकृति कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख की आकृति गोल हो जाती है, गोल हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं वर्तुल स्वर, ठीक है। जैसे उ और ऊ, जैसे उ और ऊ, जैसे उ और ऊ, ओ और औ, ठीक है। इसमें क्या होता है, मुख की आकृति कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है। ओठ हमारे क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं, ठीक है। तो वर्तुल स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख की आकृति कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं वर्तुल स्वर, उ और ऊ। अर्धवर्तुल स्वर क्या होता है? इसी तरह जिन वर्णों के उच्चारण में जो मुख की आकृति होती है आधी गोल होती है, उसको हम लोग कहते हैं अर्धवर्तुल स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख की आकृति आधी गोल हो जाती है, आधी गोल हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं अर्धवर्तुल स्वर। जैसे हम लोग बात करें अ और आ की, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं अ और आ की, जैसे में बात करें तो अ और आ, ठीक है। इसकी बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। और इनकी संख्या बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। प्रसिद्ध स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में मुख क्या होता है? फैल जाता है। प्रसिद्ध मीन्स क्या होता है? फैलना। प्रसिद्ध मीन्स क्या होता है? फैलना, ठीक है। प्रसिद्ध हो गया है क्या? फैल गया है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होती है? मुख की आकृति क्या होती है? फैल जाती है, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण
में मुख की आकृति क्या हो जाती है, फैल जाती है, फैल जाती है, ठीक है, फैल जाती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रसिद्ध स्वर। जैसे कहे तो ई, बड़ी ई, ठीक है, ए, ऐ, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे प्रसिद्ध स्वर में आते हैं। इसी में आएगा री, ठीक है, तो इनकी संख्या होती है 5। इनकी संख्या 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग तीसरा भाग पढ़ रहे थे स्वरों के वर्गीकरण का। ये था मुखाकृति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण, कि मुख के आकृति के आधार पे स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला है वर्तुल स्वर, दूसरा है अर्धवर्तुल स्वर, तीसरा है प्रसिद्ध स्वर। वर्तुल स्वर की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख की आकृति क्या हो जाती है, गोल हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं वर्तुल स्वर। जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, मुख की आकृति कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं वर्तुल स्वर। इनकी संख्या होती है 4। अर्धवर्तुल स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख की आकृति क्या हो जाती है, आधी गोल होती है, उसको हम लोग कहते हैं अर्धवर्तुल स्वर। जैसे अ और आ, इनकी संख्या होती है 2। प्रसिद्ध स्वर की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख की आकृति क्या होती है, फैल जाती है, जैसे ई, ऐ, री, इनकी संख्या होती है 5। दोस्तों अगर इससे क्वेश्चन बनना रहेगा तो क्वेश्चन ये बनेगा कि दे देगा ऑप्शन कौन सा वर्तुल स्वर है। ऑप्शन में रहेगा उ, अ, आ, ई। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि प्रैक्टिस करके भी देखिएगा कि वर्तुल स्वर में क्या होता है, ओ वर्ग बनना है ना, वर्तुल वृत्त की तरह बनना है कि नहीं, ठीक है, तो व से बना लो, वृत्त की तरह बनेगा, ठीक, तो इसमें क्या बन जाएगा, मुख की आकृति गोल होगी, अर्धवर्तुल मतलब आधा गोल होगी, प्रसिद्ध मतलब क्या होगा, फैल जाएगा, ठीक है। तो पूछेगा अगर कि मुख की आकृति के आधार पर नहीं पूछेगा, उसमें से पूछेगा आपसे कि वर्तुल स्वर कौन सा है या कौन सा नहीं। ऑप्शन में रहेगा कि कौन सा वर्तुल स्वर है, वो ऑप्शन में जरूर मिलेगा, वो ऑप्शन जरूर मिलेगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, आंसर को टिक कर देंगे। ये था आपका 4 मुखाकृति के आधार पे क्या था आपका स्वरों का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं दोस्तों चौथा, वो है जीव के आधार पे या जिह्वा के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, ये आप इसको याद रखिएगा कि आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अगर बनने के चांस भी होंगे तो ये आपके क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। तो हम लोग बात करते हैं जीव के आधार पर। चौथा है आपका, हेडिंग डालिए, जीव के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। जीव के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। जीव के आधार पे बात करें कि जीव के आधार पे स्वरों की वर्गीकरण की बात करें तो ये होता है 3 प्रकार के। इसके भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला अग्रस्वर, एक होता है मध्य स्वर, और एक होता है पश्च स्वर, मतलब कि पीछे से बोला जाता है, तो ये होता है पश्च स्वर। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में, अग्रस्वर क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ जो है मुख के अगले भाग को छूती है, ठीक है, या जीवा के अग्र भाग से होता है, उसको हम लोग कहते हैं अग्र स्वर। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग से होता है, अग्रभाग यानी आगे के भाग से होता है, के भाग से, आगे के अग्रभाग में आगे के भाग से
होता है उसको हम लोग कहते हैं अग्रस्वर। जिन वर्णों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग यानी आगे के भाग से होता है उसको हम लोग कहते हैं अग्रस्वर। जैसे बात करें तो ई और ए और ऐ। इसमें बात करें तो ई ए और ऐ। यहाँ से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं बने हैं, लेकिन आपको बस पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि बन जाएंगे क्वेश्चन तो क्या करेंगे आप, इसलिए हमको ये पढ़ना भी है। ठीक है, तो जैसे क्या होता है ई और ए और ऐ, इसका क्या होता है, इसकी भी संख्या होती है 4। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन लिख देते हैं। चलिए, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी बने नहीं है, अगर बनने के चांस होंगे तो यही आपके बनेंगे कि कौन सा जीवा के अग्रभाग से किसका उच्चारण होता है, तो ई और ए से होता है। मध्य स्वर की बात करें तो जीवा के मध्य भाग से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण जीवा के मध्य भाग से होता है उसको हम लोग कहते हैं मध्य स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मध्य स्वर। जैसे अगर बात करें तो इसमें बात करें तो जो होता है इसमें जीवा के मध्य भाग से को बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें बात करें तो मध्य स्वर कहलाता है। पश्च स्वर की बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा के पश्च भाग से होता है उसको हम लोग कहते हैं पश्च स्वर। ठीक है, तो डिफिनीशन से क्वेश्चन नहीं बनता है, आपके एग्जाम्पल से जैसे क्वेश्चन से बनेगा। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा के या जीभ के जिह्वा के पश्च भाग से होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, पश्च स्वर। जैसे बात करें तो इसमें जैसे आएगा इसमें उ, ठीक है, ओ और औ, ठीक है, इनकी संख्या 1 होती है, इसकी संख्या 5 होती है। ठीक है, इसकी संख्या 1 होती है, इसकी संख्या 5 होती है। अब आपकी बात करते हैं, जो अगला टॉपिक है वो है मुख विवर के आधार पर। ठीक है, मुख विवर के आधार पर, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं इसको मिटाऊं। ठीक है, हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसके, विवर के आधार पर। मुख विवर के आधार पर पांचवा जो है मुख विवर के आधार पे। ठीक है, मुख विवर के आधार पे क्या है, स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण इसमें होता है तो 3 प्रकार का होता है, विवृत होता है, अर्धविवृत होता है और संवृत होता है। ठीक है, पहला है विवृत, अर्धविवृत, तीसरा हमारा संवृत होगा। ठीक है, संवृत, विवृत, अर्धविवृत और संवृत। ठीक है, विवृत, अर्धविवृत और यह है संवृत। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, मुख विवर, मतलब विवर में होता है खुलना,
ठीक है। वीवर मीन्स क्या होता है, खुलना, खुलना। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख क्या होता है, पूरा खुल जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख पूरा खुल जाता है, मतलब खुल जाता है, मुख खुल जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख क्या होता है, खुल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं विवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर क्या होता है कि आधा खुला होता है, अर्धविवृत मतलब आधा खुला होता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख आधा खुला हो, उसको हम लोग कहते हैं अर्धविवृत। और संवृत क्या होता है, तो इसमें होता है आधा बंद होता है, संवृत। ठीक है, संवृत होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या होता है, मुख बंद रहता है, उसको हम लोग कहते हैं कि संवृत। जिन वर्णों का उच्चारण करते, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख बंद रहता है, उसको हम लोग कहते हैं संवृत। दोस्तों अब एक यहाँ पे एक छूट गया है, ठीक है। एक होता है अर्ध संवृत, ठीक है, आधा बंद रहता है। यहाँ पे आधा खुला रहता है, ये क्या है, आधा बंद रहता है, ठीक है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख आधा बंद रहता है, उसको हम लोग कहते हैं अर्धसंवृत स्वर, ठीक है, अर्धसंवृत स्वर, ठीक है। इसका उदाहरण है ए और ओ, जैसे बात करें ए और ओ, जैसे ए और ओ, ठीक है। इसकी बात करें तो जैसे ई, उ और ऊ, ठीक। इसकी बात करें तो जैसे बात करें तो इसका हो जाएगा अ, ए और औ, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसका होता है आ, ठीक है, जैसे इसका हो जाएगा आ, ठीक है। तो मुख विवर के आधार पे बात करें तो स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है, विवृत स्वर, अर्धवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवृत स्वर और अर्धसंवृत स्वर। विवृत स्वर क्या होता है, तो विवर मीन्स होता है खुलना। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख क्या होता है, खुल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कि विवृत स्वर, जैसे आ। अर्धविवृत क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख क्या होता है, आधा खुला रहता है, उसको हम लोग कहते हैं अर्धविवृत, ठीक है। संवृत क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख क्या होता है, बंद रहता है, उसको कहते हैं हम लोग कि संवृत है, जैसे ई, उ, ऊ, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख क्या होता है, आधा बंद रहता है, जैसे ए और ओ, ठीक है। ये था आपका मुख विवर के आधार पे, ठीक है। तो अभी छठवां बचा हुआ है आपका, वो है आपका घोषत्व के आधार पे। तो घोषत्व के आधार पे सभी ध्वनि क्या होती हैं कि घोषत्व, मतलब सभी स्वर क्या होते हैं, घोषत्व स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो छठवां है आपका
घोषत्व के आधार पे अगला है घोषत्व के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। तो घोषत्व के आधार पे सभी स्वर क्या होते हैं? घोषत्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, सभी स्वर घोषत्व ध्वनि कहलाती है। देखिए, घोषत्व के आधार का मतलब होता है कि जिसके उच्चारण के समय में कोई भी चीज बाधा उत्पन्न न करे। ठीक है, कोई भी चीज बाधा उत्पन्न न करे। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है उसी को कहते हैं हम लोग घोषत्व स्वर। ठीक है, तो घोषत्व वर्ण कहलाते हैं। तो सभी स्वर क्या होता है? घोषत्व ध्वनि कहलाती है, क्योंकि स्वरों के उच्चारण में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इसी को इसमें कहते हैं घोषत्व स्वर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अयोग वा की। ठीक, तो ये हमारा था स्वरों के वर्गीकरण की। अब हम लोग बात करते हैं, नोट डाल के लिखिए, नोट लिखिए, अयोग वा। ठीक है, अयोग वा। ठीक है, तो अयोग वा वर्ड की बात करें तो अ मिस होता है अयोग, मतलब अ के योग से वहन किया जाता है, मतलब ढोया जाता है, ढोया जाता है। ठीक है, अ के योग से मतलब अ के साथ, अ के योग से मतलब कि अ के साथ वह मिस होता है वहन करना यानी ढोना। ठीक है, जिसको अ के साथ ढोया जाता है। ठीक है, मतलब ये होता नहीं, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अयोग मतलब अ के योग के साथ क्या जाता है? ढोया जाता है। ऐसे वर्ड जिसको न तो स्वर ही माना जाता है न व्यंजन माना जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अयोग वा। ठीक है, ऐसे वर्ड लिखेंगे, ऐसे वर्ड जिनको न तो स्वर माना जाता है और न ही व्यंजन के रूप में माना जाता है। ठीक है, अयोग वा कहलाते हैं, ठीक है, जैसे अ के साथ धोया जाता है, जैसे क्या है, ये आप बोलेंगे तो अंग, इसको बोलते हैं क्या है? अ लिखे, लेकिन ये अ के साथ बोले, ये अंग आ रहा है, अंग। ठीक है, अंग, तो ये क्या रहा है? आपका वर्ड में आ रहा है ये व्यंजन और ये स्वर, ना तो इसको स्वर में देखा रखा जाता है ना व्यंजन में, तो क्या हो गया? ये अंग। ठीक है, जैसे बात करते हैं ठीक है, ये है, उसके साथ आ रहा है का साउंड आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? के साथ इसको ढोया जा रहा है, के साथ इसको ढोया जा रहा है। तो ठीक है, तो मांग सकते हैं अयोगवाद। अयोगवा की संख्या कितनी है? क्वेश्चन बनता है, अयोगवा की संख्या कितनी है? तो 2। यह है आपका इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। अयोगवा की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, इसको 2 भागों में 2 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, पहला है अयोगवा,
अनुस्वार, अनुस्वार, और बी है विसर्ग। ठीक है, तो विसर्ग की बात करें तो ऐसे दो बिंदी रहेगा, तो बता दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, कि ये क्या है, विसर्ग है। और अनुस्वार की बात करें तो ये अनुस्वार है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हैं। तो एक यहाँ से बन जाता है। और अयोगवाग संख्या कितनी है, 2। इसको दो भाग में बांटा गया, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार में बिंदी होती है, विसर्ग में दो साइड में दो बिंदु होती है। ठीक है, तो अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, तो ये था आपका स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वर से आपके यही क्वेश्चन बनते हैं। अब अगले सेशन में हम लोग देखेंगे व्यंजन के बारे में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहीं से बनता है कि स्वर किसे कहते हैं, स्वरों की संख्या कितनी है, और स्वरों का वर्गीकरण जब पूछता है तो उसमें पूछता है कि विवृत स्वर कौन सा है। ठीक है, अनुस्वार स्वर कौन सा है। ठीक है, अनुस्वार से पूछ देता है अनुस्वार की संख्या कितनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके 4 से 5 नंबर के यहाँ बनते हैं। ठीक है, और उच्चारण स्थान की बात करें तो स्वरों का उच्चारण स्थान भी से कभी कभी क्वेश्चन बनता नहीं है, ये बनता है आपका व्यंजन से, लेकिन अगर चाहें तो हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें स्वरों का उच्चारण स्थान की, तो बात करते हैं अ और आ। स्वरों के उच्चारण स्थान, क्योंकि व्यंजन के उच्चारण स्थान से क्वेश्चन बनता है। तो स्वरों के उच्चारण के स्थान की बात करें तो अ होता है, आ आता है, अ आ, ई उ री ए ऐ। ठीक है, ओ औ। ठीक है, अब इनका उच्चारण स्थान पूछेगा तो अ का बोलिएगा तो अ का क्या होता है, कंठ होता है। अ का क्या होता है, कंठ होता है। आ का क्या होता है, कंठ। और अ और आ मिलकर बनता है हमारा कंठ से। ठीक है, और विसर्ग, विसर्ग जो होता है आपका वो भी होता है कंठ से। अनुस्वार और विसर्ग भी पढ़ा है ना अयोगवा में, तो यहाँ पे आपका क्या जाता है, अ जो हो जाता है यहाँ पे अंग, और अ की बात कर दे तो ये भी जो हो जाएगा आपका कंठ से ही बोला जाता है। ठीक है, फिर बात आती है ई और बड़ी ई की, तो यह आ जाता है आपका तालु से। ई जो है आपका तालु से बोला जाता है, और बड़ी ई भी किससे, तो तालु से। तो ये दोनों किससे बन गया आपका, तालु से। ठीक है, फिर आता है तो अ आ ई उ की बात करें तो उ के समय देखेंगे आप तो ओष्ठ हो जाता है, उ। ठीक है, ये किससे हो जाता है, ओष्ठ। ठीक है, ये किससे हो गया आपका, ओष्ठ से। तो पहले मूल स्वर का देखते हैं। फिर आता है री का, री जो है आपका मूर्धा होता है। री जो है आपका मूर्धा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मूर्धा। ठीक, तो स्वर का उच्चारण स्थान याद करें तो कंठ, तालु, मूर्धा और ओष्ठ। अ आ ई उ। ठीक, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ ऐसे चलता है ना। तो कंठ, तालु, मूर्धा को री आ जाएगा, ओष्ठ क्या हो जाएगा आपका उ हो जाएगा। अब ए की बात करें दोस्तों तो अभी ए की हम बताए ना, ए किससे बनता है, ए जो होता है, ए जो होता है अ और ई से बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ठीक है, और ई का तालु, इसका क्या बन जाएगा, कंठ तालु। इसका क्या बन जाएगा, कंठ तालु। ठीक है, इसको याद कर लिया क्योंकि व्यंजन के उच्चारण स्थान से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम लोग स्वरों का उच्चारण स्थान भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कंठ तालु। ए जो है, ए किससे बनता है, तो ए भी हो जाएगा हमारा कंठ तालु। ए भी हमारा क्या हो जाएगा, कंठ तालु, कंठ तालु। अब ये दोनों हमारा किससे हो गया, कंठ और तालु से। इसी तरह हम बात करते हैं ओ और औ की, ओ और औ की। ठीक है, ओ और जो हो जाएगा, ओ की बात करें अ और उ से। अ हमारा क्या है, अ हमारा है कंठ और उ हमारा है ओष्ठ। तो क्या बन जाएगा ये,
कंठोष्ठ, ये क्या बन जाएगा हमारा कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है, ये भी हमारा बन जाएगा कंठोष्ठ, ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा नासिका, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा उच्चारण स्थान, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जब हम लोग व्यंजन का उच्चारण स्थान बताएंगे तभी हम लोग इसको एक बार वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि स्वर आज आपको समझ में आया होगा, वर्णों में स्वर का पॉइंट क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। कल हम लोग बात करेंगे क्या नाम है व्यंजन की, ठीक है। चलिए दोस्तों धन्यवाद, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा, और कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके पूछिएगा कि क्या चीज़ समझ में नहीं आया है और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है। धन्यवाद।